Hello, friends. Welcome to Learning Concepts, where we learn the concepts of electrical engineering in a simple and interesting way. Hi, I am Kanai Kumar, and today we will continue with our topic the speed control of three phase induction motor. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो हमारा स्पीड कंट्रोल पे ही रहेगा। तो हमने पिछले क्लास में देखा था कि हम लोग स्पीड कंट्रोल किसी भी इंडक्शन मोटर को कितने तरीके से कर सकते थे, जिसमें से हमने बेसिकली दो मेथड देखा था, जो एक सिंक्रोनस स्पीड पे बेस्ड था और एक स्लिप पे बेस्ड था। फर्दर जब उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट किए तो वहाँ पर हम लोग को चार बेसिक मेथड मिला, ठीक है, जिसमें था फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, पोल चेंजिंग मेथड जो कि सिंक्रोनस स्पीड पे बेस्ड है, और उसके बाद जो आपका था दैट वाज रोटर रेजिस्टेंस मेथड एंड द सप्लाई वोल्टेज मेथड जो कि स्लिप के वेरिएशन पे बेस्ड था। तो ओवरऑल हम लोग को चार मेथड मिला जिससे हम लोग स्पीड कंट्रोल को कर सकते हैं। तो आज के क्लासेस में हम लोग देखेंगे इन्हीं जो मेथड्स है, इन्हीं मेथड्स को थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे कि इन मेथड्स को हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं स्पीड कंट्रोल के लिए। ठीक है, ये टॉपिक भी आपका उतना ही इंपॉर्टेंट जितना बाकी टॉपिक है, क्योंकि किसी भी सिस्टम का कंट्रोलिंग हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप कहीं पे भी आप मान लीजिए इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस में जाइएगा तो वहाँ पर ये जो कंट्रोलिंग पार्ट है इससे बहुत सारा एप्लीकेशंस होता है और इससे बहुत सारा आपसे वाइवा में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पूरे वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो अगर स्किप करते हैं तो बाद में प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा वीडियोस नहीं है, मैं कोशिश करूँगा उसको सिंपल रखने का। आप उसको थोड़ा ध्यान से देखिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले लेट्स सी द स्पीड कंट्रोल ऑफ द इंडक्शन मोटर फ्रॉम स्टेटर साइड। जब हम लोग स्टेटर्स के पैरामीटर को चेंज करके स्पीड कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम लोग का तीन मेथड था। पहला था फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, दूसरा था आपका पोल चेंजिंग मेथड और थर्ड था सप्लाई वोल्टेज मेथड। तो सबसे पहला मेथड देते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। ठीक है, सबसे फर्स्ट मेथड है आपका फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। ठीक है, और इसका दूसरा नाम है आपका V/F कंट्रोल भी इसको कहा जाता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों फ्रीक्वेंसी कंट्रोल और V/F मेथड दोनों सेम है। किस तरह से सेम है और किस तरह से अलग है, इसको हम लोग अभी डिटेल्स में देखेंगे। तो देखिए कि जनरली हम लोग जानते हैं व्हाट वी नो कि द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज गिवन बाय NS इज इक्वल टू 120 ऑफ F/P। ठीक है, किसी भी इंडक्शन मोटर का जो सिंक्रोनस स्पीड होता है वो बेस होता है, फॉर्मूला क्या है, 120 मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द स्टेटर। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो NS है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, अगर किसी भी इंडक्शन मोटर का जो कंस्ट्रक्शन वो कांस्टेंट है, उसके पोल्स में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो अगर हम सप्लाई का फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो आपका सिंक्रोनस स्पीड में चेंज आएगा, और अगर सिंक्रोनस स्पीड में चेंज आएगा तो ओवरऑल आपका रोटर का स्पीड में भी चेंज आएगा। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड, जहां पर हम फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन करके रोटर का स्पीड को चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो बहुत ही सिंपल हमें लग रहा है कि हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। लेकिन कुछ बातों को हम लोग को ध्यान देना होगा जब हम फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करते हैं। अगर हम लोग EMF इक्वेशन देखते हैं किसी भी इंडक्शन मोटर का, तो उसका इक्वेशन क्या था आपका, E और V इज इक्वल टू 4.44 K/F/T। ठीक है, इसमें आपका कांस्टेंट सारा जो है वाइंडिंग कांस्टेंट्स जो है वो हम लोग के लिए हैं। ठीक है, Φ/F/T ये आपका था। तो यहाँ से अगर फ्लक्स का हम लोग इक्वेशन निकालेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू V/4.44 K/F/T। ठीक है, नाउ यहाँ पर देखिए आपका 4.44 जो है ये कांस्टेंट है, K ऑलरेडी कांस्टेंट है, और T क्या है, नंबर टर्म्स जो कि कांस्टेंट है। तो अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं, तो व्हाट हैपेंस कि आपका सिंस फ्लक्स से फ्रीक्वेंसी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन अगर किसी भी सिस्टम में अगर सप्लाई वोल्टेज फिक्स है और हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करके स्पीड कंट्रोल करना चाहते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। और फ्लक्स का जब वैल्यू चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, जो स्टेटर और रोटर में जो फ्लक्स का वैल्यू है, जो उसका सैचुरेशन पॉइंट है, वो भी वैरी कर जाएगा। तो आपका सिस्टम का आउटपुट कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, इस वजह से किसी भी मशीन का आउटपुट को कांस्टेंट रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो फ्लक्स है दैट इज ऑलवेज कीप कांस्टेंट। ये हम लोग जानते हैं कि इंडक्शन मोटर हो या ट्रांसफार्मर हो, वो एक कांस्टेंट फ्लक्स का डिवाइस होता है। तो अगर हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो फ्लक्स मेरा कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो मेरा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो आपको नहीं मिल पाएगा, बिकॉज इट इज गोइंग टू चेंज द EMF एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज द करंट। तो इससे बहुत सारा प्रॉब्लम क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम कि ये करंट को बढ़ा देता है, दूसरा क्या होता है कि इसमें लॉसेस बढ़ जाते हैं, कोर लॉसेस आपका बढ़ जाते हैं। ठीक है, और मशीन से आपका हीटअप होता है। तो इसीलिए जब भी हम लोग फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करना होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द फ्लक्स वैल्यू इन द एयर गैप कांस्टेंट। हमें फ्लक्स के वैल्यू को कांस्टेंट रखना होता है।
तो उसको कांस्टेंट रखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जिस रेशियो में हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाते हैं तो उसी रेशियो में हमें वोल्टेज को रिड्यूस करना पड़ेगा, और उसका वाइस वर्सा अगर फ्रीक्वेंसी को हम घटाते हैं तो वोल्टेज को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए जनरली जो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड होता है वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज गोइंग टू मेक द सिस्टम क्रिटिकल, सिस्टम में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और इसीलिए इस मेथड को रीडिफाइन किया गया है और इसको कहा गया है आपका V/F कंट्रोल। इसको क्या कहा गया आपका V/F कंट्रोल। क्यों V/F कंट्रोल? क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के साथ साथ हमें वोल्टेज को भी उसी रेशियो में चेंज करके फ्लक्स को कांस्टेंट रखना होता है। ठीक है, सो दिस इज योर V/F कंट्रोल और द फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि यहाँ पर हम बहुत ही एक्यूरेट स्पीड को गेन कर सकते हैं। आप फ्रीक्वेंसी को एकदम फ्रैक्शन में भी चेंज करके आप कोई भी स्पीड को गेन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका इंडक्शन मोटर अभी 1440 आरपीएम पे चल रहा है, इसको 1435 करना है तो ये भी पॉसिबल है, आपको 1300 करना है तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल से आपको क्या करना है, आप किसी भी स्पीड कंट्रोल को गेन कर सकते हैं। साथ साथ इसमें फ़ायदा क्या है कि इससे आप बोथ इंक्रीज भी कर सकते हैं स्पीड को एंड डिक्रीज भी कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग एनी इंटरनल पैरामीटर्स ऑफ द मशीन। मशीन का जो भी आपका कंस्ट्रक्शन है, कोई डिज़ाइनिंग है, उसको चेंज किए बिना हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, स्पीड कंट्रोल को गेन कर सकते हैं। बट इस मेथड में बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था कि सिर्फ फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हम स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हम लोग अभी देखें कि साथ साथ हमें वोल्टेज को भी वेरी करना होता है। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या होता है कि जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो ये मशीन का एफिशिएंसी को भी इफेक्ट करता है, बिकॉज इसके आधार पर आपका कोर लॉसेस डिपेंड करता है और कोर लॉसेस वेरी कर जाता है। ठीक है, और इसीलिए मशीन का एफिशिएंसी भी आपका वेरी होता है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि नॉर्मल केस में आप सप्लाई का फ्रीक्वेंसी को वेरी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जो भी आपका सप्लाई आता है किसी भी मशीन के लिए वो फिक्स आता है, सभी के लिए कॉमन आता है। तो अगर एक पर्टिकुलर मशीन का आपको स्पीड कंट्रोल करना होगा तो उस मशीन के स्पीड कंट्रोल के लिए क्या करना पड़ेगा, वहीं पे आपको एक सिस्टम लगाना पड़ेगा जो कि फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकता है, और जिसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्टर या इन्वर्टर सेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक कन्वर्टर और इन्वर्टर सेट आपको अलग से लगाना पड़ेगा जो कि डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी में आपको आउटपुट दे। और ये इस वजह से क्या होता है कि ये स्पीड कंट्रोल का मेथड थोड़ा कॉस्टली भी हो जाता है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और इस एक्स्ट्रा अरेंजमेंट के चलते मशीन क्या होता है आपका कॉस्टली बन जाता है, वो सिस्टम थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। एंड दैट्स वाई फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड आपका नॉर्मल केसेस में अप्लाई नहीं होता है। नॉर्मल केस मतलब जहाँ पर आपको जनरल स्पीड कंट्रोल की जरूरत पड़ती है, ठीक है, वहाँ पर हम लोग नहीं करते। जहाँ पर आपको बहुत ही क्रिटिकल स्पीड कंट्रोल, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड स्पीड कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी कंट्रोल या V/F कंट्रोल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसको फ्रीक्वेंसी कंट्रोल को V/F मेथड क्यों कहते हैं। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड, और बहुत बार आता है डिस्क्राइब द V/F मेथड। तो दोनों मेथड लगभग आपका सेम है, दोनों ही सेम है, दोनों का थ्योरी सब कुछ सेम है। आप फ्रीक्वेंसी कीजिए या V/F मेथड कीजिए, दोनों में ही आपको फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज का वेरिएशन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए कहीं पे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कोई भी मेथड दोनों में से, तो आपको सेम चीज़ लिखना है। दूसरा क्वेश्चन से पूछा जाता है कि वाई इट इज़ नेसेसरी टू कीप द V/F रेशियो ऑफ एन इंडक्शन मोटर कांस्टेंट। किसी भी इंडक्शन मोटर का या किसी भी ट्रांसफार्मर का V/F रेशियो को कांस्टेंट क्यों रखना जरूरी होता है? तो इसका कारण क्या है, टू मेंटेन द कांस्टेंट एयर गैप फ्लक्स। फ्लक्स जो होता है उसको कांस्टेंट बनाने के लिए आपका V/F रेशियो को कांस्टेंट बनाना होता है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, okay, so this was your first method, that is the frequency control method. Now moving to the next method, that is the supply voltage method. ठीक है, सप्लाई वोल्टेज मेथड जो कि जनरली हम लोग हाउस होल्ड में देखते हैं, अपने डोमेस्टिक में देखते हैं। ठीक है, नाउ ये मेथड बेस्ड है ऑन द टॉर्क इक्वेशन। तो अगर टॉर्क इक्वेशन हम लोग देखते हैं तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू SE2² R2/R2² प्लस SX2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब अंडर नॉर्मल रनिंग कंडीशन होता है, जब नॉर्मल रनिंग मशीन रन कर रहा है, उस केस में क्या होता है, आपका स्लिप बहुत ही स्मॉल होता है, तो इसीलिए क्या होगा, रोटर का फ्रीक्वेंसी भी आपका बहुत ही कम हो जाता है। एंड ड्यू टू दिस क्या होता है कि जो आपका SX2 का टर्म है, ये जो है दैट इज रोटर रिएक्टेंस अंडर रनिंग कंडीशन बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू योर रोटर रेसिस्टेंस। R2 कंप्रेशन में नेग्लिजिबल हो जाता है, एंड सो इट विल बी 10। तो इस इक्वेशन में हम इसको 0 मान सकते हैं, मतलब टेंस टू 0 कर सकते हैं। तो अगर इस इक्वेशन में इसको SX2 को, इस इक्वेशन में अगर SX2 होल स्क्वायर को हम लोग टेंस टू 0 करते हैं तो आपका इक्वेशन सॉल्व होकर आएगा
टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एस ई टू स्क्वायर बाई आर टू, ठीक है। और हम लोग फर्दर जानते हैं कि रोटर का डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एस ई टू स्क्वायर, ठीक है, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एस ई टू स्क्वायर। नाउ अब इस मेथड में देखिए आपका क्या हो रहा है। अगर मशीन का लोड फिक्स है, मान लीजिए एक मोटर रन कर रहा है, उसमें लोड फिक्स है, तो अगर जब भी लोड फिक्स होगा तो मशीन में जो टॉर्क है वो कांस्टेंट है, मशीन का जो रिक्वायर्ड टॉर्क है वो फिक्स है। तो इस केस में अगर हम वोल्टेज को चेंज करते हैं, लेट अस सपोज कि अगर वोल्टेज को चेंज करते हैं, दैट इज वी को चेंज करते हैं, तो व्हाट विल हैपन कि आपको टॉर्क को कांस्टेंट बनाने के लिए मोटर को स्लिप को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। बिकॉज देखिए यहाँ पर और से देखिए, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एस ई टू स्क्वायर, और हम लोग जानते हैं कि ई टू जो होता है वो फ्लक्स पे डिपेंडेंट है, और फ्लक्स किस पे डिपेंडेंट है, आपका वी पे, तो हम लोग लिख सकते हैं टॉर्क प्रोपोर्शनल टू एस वी स्क्वायर, ठीक है। नाउ अगर टॉर्क आपका प्रोपोर्शनल है एस वी स्क्वायर के, अगर हम सप्लाई वोल्टेज को बढ़ाते हैं और टॉर्क मेरा क्या है, कांस्टेंट है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1/s। तो अगर आपका सप्लाई वोल्टेज बढ़ता है तो ऑब्वियसली टॉर्क को कांस्टेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्लिप को रिड्यूस करना पड़ेगा, और मोटर का स्लिप रिड्यूस हो गया, मोटर मतलब मोटर का स्पीड आपका इंक्रीज हो जाता है, मोटर का स्पीड आपका इंक्रीज हो जाता है। तो ये चीज़ नॉर्मल फिनोमेना आप देख सकते हैं घर में, जब भी आपका देखिएगा आपके घर में पंप वगैरह या कोई फैन वगैरह चलता है, अगर आपका वोल्टेज इंक्रीज करता है तो उसका स्पीड आपका बढ़ जाता है, ठीक है, नॉर्मली इसका स्पीड बढ़ जाता है। और इसका वाइस वर्सा अगर देखते हैं कि मान लीजिए हैं कि वोल्टेज घट गया, तो वोल्टेज घट गया, टॉर्क आपका सेम है, तो टॉर्क को कांस्टेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, मशीन को उसका स्लिप को इंक्रीज करना पड़ता है, और स्लिप इंक्रीज करना मतलब स्पीड डिक्रीज कर जाता है। इसलिए लो वोल्टेज में आप देखिएगा कि मशीन का जो पंखा होता है, फैंस वगैरह होता है या पंप वगैरह, उसका स्पीड आपका घट जाता है। तो दोनों ही केस में आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि यहाँ पर जो है, ये जो स्पीड है, स्लिप है, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर से, तो यहाँ पर स्लिप का हल्का सा वेरिएशन के लिए भी आपका वोल्टेज का बहुत ज़्यादा वेरिएशन जरूरत पड़ता है, स्क्वायर टाइम्स वेरिएशन जरूरत पड़ता है। दैट मीन्स फॉर स्मॉल वेरिएशन इन स्पीड यू नीड ग्रेट वेरिएशन इन द वोल्टेज। आपको वोल्टेज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन करना पड़ता है, तब आपको स्पीड में थोड़ा बहुत वेरिएशन मिलता है, ठीक है ना। इस मेथड का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि यह मेथड आपका फ्रीक्वेंसी कंट्रोल से बहुत ज़्यादा सिंपल है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वोल्टेज को चेंज करने से आपको फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करना पड़ेगा, नहीं, वहाँ पर फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से आपको वोल्टेज को चेंज करना पड़ा था, लेकिन बट यहाँ पर वोल्टेज को चेंज करने से आपको फ्रीक्वेंसी को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है कि वोल्टेज को इजीली आप वेरी कर सकते हैं यूजिंग एनी सिंपल रेजिस्टेंस से, आप वोल्टेज को ड्रॉप करा सकते हैं, या फिर ट्रांसफार्मर यूज़ करके इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेथड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपका कॉस्ट इफेक्टिव भी है, बहुत सिंपल है। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि जब भी आप मोटर का वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो मोटर में आपका ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम होता है। क्यों होता है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जब मोटर में आपका सप्लाई वोल्टेज बढ़ता है, तो जब सप्लाई वोल्टेज मोटर का बढ़ेगा तो, और मोटर का इंपीडेंस क्या है, आपका कांस्टेंट है, जेड क्या है, आपका कांस्टेंट है, किसी भी पर्टिकुलर स्पीड पे आपका रोटर का फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा, तो एक्स का वैल्यू कांस्टेंट होगा और रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, इसलिए जेड भी कांस्टेंट है। तो अगर आपका वोल्टेज बढ़ता है तो व्हाट हैपेंस, द रोटर करंट इंक्रीजेस बिकॉज इज इक्वल टू V2/Z2, ठीक है। तो वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ जाएगा, तो रोटर करंट बढ़ने से रोटर करंट या स्टेटर करंट बढ़ने से, स्टेटर जब करंट बढ़ जाएगा, सप्लाई वोल्टेज बढ़ेगा, स्टेटर करंट आपका जब बढ़ जाएगा तो स्टेटर में जो कॉपर लॉसेस है वो बढ़ जाएंगे और स्टेटर आपका हीटअप होगा, स्टेटर क्या होगा, आपका हीटअप होगा, ठीक है। तो इसीलिए वोल्टेज बढ़ने से भी मोटर में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। अगर मान लेते हैं कि अगर मोटर का सप्लाई वोल्टेज घट जाता है तो उस केस में क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज जब घटता है तो क्या होता है, मोटर का स्पीड आपका डिक्रीज होता है। अब मोटर को लोड कैरी करने के लिए उतना ही टॉर्क की जरूरत पड़ती है, ठीक है, उतना ही टॉर्क की जरूरत पड़ती है, तो सप्लाई वोल्टेज घटने से आपका फ्लक्स रिड्यूस होता है। तो मोटर का टॉर्क को कांस्टेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, मोटर को आपका जो करंट होता है उसको इंक्रीज करना पड़ता है, और इसीलिए क्या करता है, मोटर सप्लाई से ज़्यादा करंट ड्रॉ करता है, वो क्या करता है, ज़्यादा करंट लेता है, हाई एम्पियर लेता है, और इसी वजह से यहाँ पर इस केस में भी क्या होता है, स्टेटर का करंट बढ़ने से स्टेटर आपका हीटअप होता है। तो ये बहुत बार हम लोग के पास एक मिसकंसेप्शन होता है कि वोल्टेज जब घटेगा तो मोटर क्यों गर्म होगा, क्योंकि इस केस में करंट को घटना चाहिए, तो वहाँ पर फिनोमेना अलग होता है। वहाँ पर रिक्वायर्ड टॉर्क को मेंटेन करने के लिए आपका सप्लाई वोल्टेज से मशीन क्या करता है, एक्स्ट्रा करंट आपका ड्रॉ करता है, ठीक है। जबकि जब वोल्टेज इंक्रीज होता है उस केस में क्या होता है, मोटर का करंट तो नॉर्मल है, बट सिंस मोटर का इंपेडेंस सेम है और वोल्टेज बढ़ जाता है तो इस कारण से वहाँ पर करंट बढ़ता है।
तो दोनों ही केस में चाहे वोल्टेज इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, इन बोथ केसेस व्हाट हैपेंस, द स्टेटर करंट इंक्रीजेस, जो क्या करता है आपका स्टेटर का कॉपर लॉसेस को बढ़ाता है और स्टेटर आपका हीटअप होता है। इसीलिए आप देखिएगा कि कभी भी इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू हैव अ ग्रेट फ्लक्चुएशन इन सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज में आपको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन करने के लिए हमेशा मना किया जाता है, क्योंकि यह मशीन को बहुत ज़्यादा हिट करता है, जो कि बाद में मशीन को डैमेज भी कर सकता है। एंड दिस इज़ वाई नॉर्मली हम लोग वोल्टेज कंट्रोल मेथड को भी इस्तेमाल नहीं करते हैं फॉर जनरल स्पीड कंट्रोल, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है मशीन का हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा आपका हानिकारक है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, मशीन को ये डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो दिस वॉज द दीज आर द टू कंट्रोल्स ऑफ स्पीड कंट्रोल फ्रॉम द स्टेटर साइड। बाकी दो स्पीड कंट्रोल हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। तो यहाँ से आपका बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे V/F कंट्रोल का मैंने बता दिया। सप्लाई वोल्टेज का क्या कांस्टेंट है कि अगर हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो दोनों ही केसेस में आपका मोटर हीटअप होता है। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, क्या रीजन होता है? तो हमने बताया जैसे कि स्टेटर जब आपका वोल्टेज बढ़ता है उस समय स्टेटर का इंपीडेंस कांस्टेंट होने की वजह से करंट आपका इंक्रीज हो जाता है, जबकि जब वोल्टेज घटता है उस समय टॉर्क को कांस्टेंट बनाने के लिए ज़्यादा एम्पियर करंट आपका मोटर आपका ड्रॉ करता है, ठीक है। तो दोनों ही केस में आपका मशीन का हेल्थ के लिए वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। तो दीज आर द टू मेथड्स ऑफ स्पीड कंट्रोल। रेस्ट ऑफ द टू मेथड्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, और अगर किन्हीं को भी कोई भी दिक्कत है इस मेथड में या कहीं पे भी टॉपिक समझने में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें, और हमेशा की तरह अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम लोग इस मिशन को जो हम लोग शुरू किए हैं कि एजुकेशन इलेक्ट्रिकल को सिंपल वे में समझने का, इसको हम लोग आगे बढ़ा सकें, और उसके लिए आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड दैट्स ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।